हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्म्स एकेडमी डिजिटल। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है अरुण कुमार, आपका अपना केमिस्ट्री एजुकेटर। और आज आपका फिर से स्वागत करता हूं एक और नए लेक्चर में। अभी हमने थर्मोकेमिस्ट्री का अभी अभी जस्ट लेक्चर नंबर 1 देखा था। अब मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2 ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने वाला है आप सभी के लिए। मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुन लो। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट जरूर छोटा है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, मैंने पहले भी बताया था। कल लेक्चर 1 में हमने बहुत सारी चीजें देख ली थी, जैसे कि हमने एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। उसके अलावा स्टैंडर्ड स्टेट को हमने समझा, एंथैल्पी चेंज को हमने समझा। उसके अलावा हेस लॉ भी हमने कर लिया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हेस लॉ में से क्वेश्चन आता ही आता है। और आज जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, बहुत सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूं। इसके अलावा बॉर्न हेबर साइकिल भी मैं आपको आज की इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। आपको आज की इस वीडियो में मजा आएगा, ये मैं आपको कंफर्म बता देता हूँ। क्यों मजा आएगा, उसके पीछे रीजन है। वो रीजन आप जब वीडियो देखोगे लास्ट तक तभी आपको समझ आएगा। लेकिन इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मैंने पहले भी बोला। अगर कोई चैप्टर हार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको स्किप कर दो या आप उसको छोड़ दो। उससे क्या होगा? उससे तो आपका ही नुकसान है ना, लॉस तो आपका होगा। किसी और का क्या ही लॉस होगा। आपने अगर एग्जाम पेपर में क्वेश्चन, समझो आपने एक क्वेश्चन ट्राई किया, वो आपको आता था, आपसे हो गया, ठीक है। किसी इजी चैप्टर का मान लो, जैसे रिडॉक्स का क्वेश्चन आया, आपसे हो गया, मतलब 20 सेकंड में ही हो गया। लेकिन अगर उसी रिडॉक्स में से ही कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो आपको टाइम लग सकता है। या कोई आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया जिस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी किया ही ना हो, फिर क्या करोगे? तो वहां पर आपका काम आता है कितना आपने पढ़ा है। मैं आपको बताऊं, मेरे टाइम पे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे, सो जैसे कि जो बहुत ही इजी थे ऑर्गेनिक से। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे फिजिकल से, क्योंकि मेरी फिजिकल बहुत अच्छी थी शुरू से ही। तो फिजिकल मेरे वाले टाइम पे थोड़ी सी टफ आई थी, मतलब मॉडरेट से हल्का सा ऊपर लेवल की, ठीक है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इजी थी। तो क्योंकि मैंने वो तीनों पार्ट अच्छे से कर रखे थे, मैंने पूरी केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी थी, तो मैं उसको भी अच्छे से कर पाया। लेकिन अगर मैं सपोज करो, अगर मैं उस चीज पे ध्यान ना दे करके सिर्फ अपना फिजिकली स्ट्रांग कर लेता, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक को नहीं करता, या फिजिकल इनऑर्गेनिक कर लेता, ऑर्गेनिक ऐसे छोड़ देता, तो होता क्या? मेरा नुकसान होता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, जो भी मुश्किल चैप्टर्स है उसको भी आप एटलीस्ट पढ़ो। उसके जो इजी क्वेश्चन है कम से कम वो तो आप करो, ठीक है। पीवाईक्यूज आप जो आसान वाले पीवाईक्यूज है वो कर लो। मैं ये नहीं कह रहा बहुत टफ जो एक एक पेज की कैलकुलेशन जा रहे हैं, क्योंकि बहुत रेयर है कि ऐसे क्वेश्चन आए। और अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों से नहीं हिलेगा वो। और पेपर आसान आएगा तो वो भी सबके लिए आएगा, और पेपर हार्ड आएगा वो भी सबके लिए ही आएगा। सबके लिए एक ही चीज है ना। किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपके लिए हार्ड आया दूसरे के लिए आसान आएगा, या फला फला के लिए बहुत इजी पेपर आएगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इतना तो वैसे आप जानते हो, आप समझदार बच्चे हो वैसे तो, आपको ज्यादा समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, थर्मोकेमिस्ट्री पे आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे, आज ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब थर्मोकेमिस्ट्री है क्या, ये मैंने आपको कल समझा दिया था, बिल्कुल बेसिक से समझा दिया था, इसलिए कल का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ था। मैं चाहता था कि उसको अंडर 1 आवर रखूं, लेकिन आज का लेक्चर मैं अंडर 1 आवर रखूंगा, ठीक है। और आज ही हम थर्मोकेमिस्ट्री को कंप्लीट कर देंगे, तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। कुछ कुछ चीजें छूट जाती है तो वो छूट जाती है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम जो वन शॉट रिवीजन देख रहे हैं ना, या ये जो नीट 1 ईयर रिवीजन का हमारा सीरीज चल रही है, इसमें हमारा जो फोकस है वो है मेन टॉपिक पे, जो आपके नीट से रिलेटेड है, जो आपके नीट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर एक आध टॉपिक छूट भी जाता है तो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप भी तो हो, आप खुद से पढ़ो, आपके पास बुक मॉड्यूल सब कुछ है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि नहीं कर सकते। अब हर चीज स्पून फीडिंग नहीं करा सकते हैं, हर चीज हाथ पकड़ के नहीं करवाया जा सकता। लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि आपको लगभग 90% तक तो मैं सिलेबस कवर कर देता हूं यहाँ पर, ठीक है। और मैं सच बता रहा हूँ कि एक एक टाइप के क्वेश्चंस भी, जो जो क्वेश्चंस आपके नीट में आए हुए हैं, या जो आपकी क्लास 11th में एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, वो सभी टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपका एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल पे तो वो चैप्टर क्लियर हो। और वो बहुत जरूरी है, वो जरूरी है, ये मान लो, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। आज का पहला टॉपिक होगा हमारा एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। अगर आपको याद हो, कल की एक वीडियो थी, मतलब वही लेक्चर 1 की बात कर रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जब मैं पढ़ा रहा था,
तब मैंने एक चीज बताई थी कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है, थोड़ा सा जिक्र मैंने वहां पर किया था। तो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है, जब हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात कर रहे थे कि जैसे ऑक्सीजन का O2 पे 0 होता है, ठीक है, सल्फर का एसिड पे, फोस्फोरस का P4 पे 0 होता है ना, ये चीज हम देख रहे थे ना, और उसके अलावा कुछ और आ रहा था, वहां 0 नहीं हो रहा था, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो देखो वहीं पर मैंने आपको बताया था कार्बन के बारे में, बताया था ना, कार्बन के लिए हम ग्रेफाइट को मानते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट को मानते हैं, उस पे 0 मानते हैं। लेकिन डायमंड पे तो 0 नहीं मानते, डायमंड भी तो उसका एक एलोट्रोप है, माना ग्रेफाइट कार्बन का एलोट्रोप है, लेकिन डायमंड भी तो कार्बन का ही एलोट्रोप है। तो ऐसा क्यों नहीं होता था, अब हम उस चीज को समझते हैं। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन हमें यही बताता है कि अगर कोई एलिमेंट है और वो अपनी एलोट्रोपिक फॉर्म में है, तो वो अपनी एक एलोट्रोपिक फॉर्म से जैसे ही दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जाएगा, तो उसमें क्या होगा, चेंज होगा, उसमें चेंज होगा, एनर्जी चेंज या कुछ हीट चेंज देखने को मिलेगा ना, इसको हम नाम दे देते हैं एंथैल्पी चेंज। तो जो एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जाने पर उसके बीच में एंथैल्पी चेंज होगा, एक मोल के लिए, ये याद रखो हमेशा, एक मोल के लिए, ये मत कह देना 100 मोल के लिए या 0.005 मोल के लिए, नहीं, एक मोल की बात कर रहा हूं। एक मोल किसी भी एलोट्रोप के अपने दूसरे एलोट्रोप में जाने में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब ही समझ लो चेंज होना, ठीक है ना। जैसे बात करते हैं ना कि इसकी अच्छी ट्रांजिशन हुई है, मतलब इसका अच्छा बदलाव हुआ है, ये तरीके से ना, रूपांतरण एक तरीके से। तो यहाँ पर वही चीज है। एग्जाम्पल देखो ग्रेफाइट और डायमंड का। अब देखो जैसे ही ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हुआ, जैसे ही ग्रेफाइट डायमंड में चेंज हुआ, तो इसके एक मोल के लिए, इसका एक मोल, जब एक मोल डायमंड में चेंज हुआ इसकी फॉर्म में, कार्बन ग्रेफाइट की बात कर रहा हूं, कार्बन ग्रेफाइट कार्बन डायमंड फॉर्म में चेंज हुआ, तो उसमें जो एंथैल्पी चेंज हुई होगी, उसमें जो चेंज आया होगा, उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। इसमें से क्वेश्चन भले ही ना आए, बट ये वाला याद कर लो, इसका इसका ये वाला केस याद करके चलो कि इसकी एंथैल्पी ट्रांजिशन क्या है, 1.9 किलो जूल पर मोल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज का हमारा हाईलाइटेड टॉपिक है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसमें से कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन, और ये बेस्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं है, और कैलकुलेशन है भी, मतलब कैलकुलेशन है तो, बट बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। इसका अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, इसका आपने फंडा समझ लिया ना, मैं कह रहा हूँ बॉस, इसका कोई भी क्वेश्चन आए आप उड़ा दोगे, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो इस टॉपिक का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा, पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी, और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन समझने से पहले, ये जो वर्ड दिख रहा है ना आपको, न्यूट्रलाइजेशन, कुछ कुछ टेंथ की यादें ताजा हो गई होगी, जल्दी बताओ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, टेंथ में आपने पढ़ा होगा जरूर, क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। सिंपल सी बात है, एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता था, जल्दी बताओ। एसिड प्लस बेस जैसे ही रिएक्ट करते थे तो बनता क्या था, एक तो बनता था सॉल्ट प्लस वाटर, यानी H2O, यही था, यही होती थी ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही यही होता था कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर देखने को मिलेगा। बताओ जल्दी, क्लियर है कि नहीं, है ना। अब इसमें भी आता था कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्ट करेंगे, तब जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा, तब वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, ठीक है। जैसे एसिड मैंने ले लिया HCl, ठीक है, और बेस मैंने लिया NaOH, ठीक है, कॉस्टिक सोडा, तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा और H2O बन जाएगा। तो ये तो मेरा हो जाएगा क्या, न्यूट्रलाइजेशन एक तरीके से, क्योंकि एसिड बेस रिएक्ट हुए और बन क्या गया, सॉल्ट बन गया, यानी कि कॉमन सॉल्ट बन गया और एक वाटर बाहर निकल गया। अब इस केस में मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, यहां पर ये तो न्यूट्रलाइजेशन है, पर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या कहती है, वो इन आयंस को नहीं देखती, वो सिर्फ वाटर आयन को देखती है। अब आप कहोगे सर ये क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, अरे अब आएगा ना समझ, रुको। देखो यहाँ पर HCl में ये H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, यहाँ पर Na पॉजिटिव है, OH निगेटिव है, यहाँ पर NaCl में Na पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, ठीक है। अभी सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा वाले देखूं अगर मैं, तो ये देखो Na पॉजिटिव यहाँ पर एक बन रहा है, तो यहाँ पर भी Na पॉजिटिव एक है, यहाँ Cl निगेटिव एक है, यहाँ पर भी Cl निगेटिव एक है, तो इनका तो कोई इफेक्ट होने नहीं वाला, इनका तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लेकिन अगर मैं यहाँ देखता हूं तो H पॉजिटिव और OH निगेटिव,
इस वाले प्रोडक्ट में अगर मैं देखूं इसको H2O बन रहा है, तो यहाँ पर देखो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन वाटर पे डिपेंड कर रही है, मतलब वाटर इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। इसको समझने की कोशिश करो। तो जो हीट इन्वॉल्व होगी ना, जो हीट इन्वॉल्व होगी, और प्रेशर कांस्टेंट रखना, जो हीट इन्वॉल्व होगी ना, 1 मोल ऑफ इसके और 1 मोल ऑफ इसके, यानी कि 1 मोल ऑफ वाटर के लिए किसी भी रिएक्शन में, अब उसके 1 मोल ऑफ हाइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो मतलब इन दोनों, इस पूरे प्रोसेस में, इस पूरी रिएक्शन में जो चेंज होने में हमारी हीट इवॉल्व होगी, या फिर हमारी जो हीट चेंज होगी, एंथैल्पी चेंज होगी, उसको हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। मतलब हमें ये Cl Na पॉजिटिव इस सब पे ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान सिर्फ किस पे देना है, रिएक्शन में H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H2O पे। ठीक है ना। आपको पता ही है एसिड्स क्या देते हैं वाटर में, H पॉजिटिव देते हैं, बेस क्या देते हैं, OH नेगेटिव देते हैं। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी ना, वो ये वाले पार्ट पे निर्भर होगी। किस वाले पे, इस वाले पार्ट पे, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव गिव्स H2O, इस वाले पार्ट पे होगी। और इसके लिए हमेशा एक चीज और अच्छी बताऊं, इसमें एक चीज बढ़िया है कि इसमें जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है ना, डेल्टा H फॉर्मेशन होती है, वो फिक्स होती है, वो लगभग -57.3 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है ना, ये याद करके चलो। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे पहला ही क्वेश्चन मैं ये वाला ले लेता हूँ, पहला क्वेश्चन मैं ये लेता हूँ। तो इसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, अभी जो हमने समझा है ना उसी पे बेस्ड है ये। व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 50 ml of 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl is mixed with 50 ml of 0.1 m sodium hydroxide NaOH solution. Given the enthalpy of neutralization of HCl and NaOH as this. ये तो वैसे नहीं भी देते तो हमें पता ही होता, ये तो पता ही होता है, वैसे फिक्स होती है H पॉजिटिव OH नेगेटिव के लिए। अब देखो सेम टू सेम रिएक्शन है इसमें, अगर मैं देखूं तो रिएक्शन में ऊपर लिख देता हूं, HCl प्लस NaOH ये मिलके क्या बना रहे हैं, NaCl बना रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता है। और क्या बनता है, वाटर बनता है। ठीक है, इसमें भी हमें वही देखना है, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव को हटा दो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या आ जाएगा, H2O आ जाएगा। ठीक है, H2O आ जाएगा। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से देखो एक चीज, अब मैं आपको कुछ क्लियर करवाना चाह रहा हूं। यहाँ पर हमने बात की थी 1 मोल के लिए, तो क्या यहाँ पर 1 मोल की बात हो रही है, पहले क्वेश्चन में पढ़ के वो तो देख लें। अगर 1 मोल की बात हो रही है तो इसकी जो हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो फिक्स होगी -57.3, है ना, या फिर ये जो दिया है -57.32, वही वही एक ही बात है। तो फिर तो ये आंसर होता। लेकिन बात 1 मोल की हुई है कि नहीं, ये तो देखो। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 50 ml ऑफ 0.1 m हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मतलब कि देखो, जो HCl है वो मिक्स किसके साथ हो रहा है, NaOH के साथ हो रहा है, और उसका भी ये फिक्स है 50 ml ऑफ 0.1 m। तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स मुझे कैसे निकालने होंगे, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम से। क्योंकि देखो कंसंट्रेशन क्या होती है, N/V, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं यहां से निकालूं नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, N=C/V हो जाएगा। और C यहाँ पर यानी कंसंट्रेशन गिवन है कितनी, 0.1 m, और वॉल्यूम कितना है 50 ml, या फिर 50 इंटू 10⁻³ लीटर। अब देखो ये लीटर में होना चाहिए वॉल्यूम हमेशा, ठीक है ना, लिखते थे ना मोलैरिटी में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो देखो एन आ जाएगा मेरा C/V, यानी 0.1 इंटू वी हो गया मेरा 50 इंटू 10⁻³ ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया, एन की वैल्यू आ गई 5 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है, तो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 नहीं है, वो कितने हैं, 0.005 मोल, या फिर 5 इंटू 10⁻³ मोल। ठीक है ना, ये चीज मुझे समझ आ रही है। अब देखो 1 मोल के लिए जो हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है फॉर 1 मोल, डेल्टा H है कितना, -57.32 या -57.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, यहां तक क्लियर था। अब इतने मोल के लिए कितना होगा, 1 मोल के लिए इतनी दी हुई है, तो इतने मोल के लिए कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर दो। तो
वो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, -57.32 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किलो जूल से, ये कट जाएगा, और -57.3 की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 5 से, कितना आएगा। तो देखो ये लगभग लगभग मेरा 250 और ये हो गया 285 से ज्यादा, ये लगभग 287 -288 -287 आएगा जूल पर मोल में, ठीक है, किलो जूल पर मोल में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 10⁻³ है, किलो का मतलब 10⁻³ होती है, उससे कट जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या कोई भी आंसर इससे मैच करेगा? कोई भी आंसर इससे मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि ये तो किलो जूल में ही नहीं आ रहा है ना। और किलो जूल में अगर इसको लिखेंगे तो ये 10⁻³ में लिखना पड़ेगा, 10⁻³ की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, बहुत कम आएगा। तो उस केस में यहाँ पर मुझे कोई भी आंसर देखने को नहीं मिल रहा। इसको कैलकुलेट जरा आप कर लो कितना आता है। वैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेट करता हूँ एक बार, रुको। कितना है, 57.32 इंटू 5, 286.6, हाँ 286.6 दिखा रहा है। तो अगर मैं किलो जूल पर मोल में भी निकाल रहा हूं तो -286.6 इंटू 10⁻³ आ रहा है। ये यानी कि अगर 10⁻³ को ले लूं ना तो -0.286 किलो जूल पर मोल होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन तब भी नहीं है, तो यानी आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हमने लगाया है, क्या, नन। अब बताओ ये समझ आया कि नहीं? ये जब तक समझ नहीं पाओगे तब तक चीजें आसान नहीं होगी, तब तक चीजें मुश्किल रहेगी, ठीक है। जिस दिन ये समझ गए तब समझ आ गया। अब इसी में एक केस और आता है, ये वाला केस तो मैंने आपको समझा दिया, ये वाला केस तो समझा दिया। अब नेक्स्ट केस इसका क्या बनता है, वीक एसिड के लिए, फॉर वीक एसिड, वीक एसिड के लिए अलग केस बनेगा, अलग केस बनेगा। क्या केस बनेगा दिखाता हूं। देखो अगर सपोज करो ऐसे लिखा है CH3COOH प्लस NaOH, ठीक है, ये मैंने स्ट्रॉन्ग बेस ही लिया है। अब देखो जो मेरा बेस, जो मेरा सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है। तो यहाँ बन जाएगा CH3COONa प्लस H2O। अब यहाँ पर भी इस केस में भी जो मैटर करेगा वो H पॉजिटिव OH निगेटिव मैटर करेगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अब इस केस में भी H पॉजिटिव और OH की ही, मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स है उसकी ही एंथैल्पी चेंज जो एवॉल्व हो रही है, हीट वही मैटर करेगी। लेकिन एक चेंज होता है थोड़ा सा, जब भी हम वीक एसिड लेते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है वो मैं आपको बताता हूं। फॉर वीक एसिड, देखो यहां पर हमने क्या लिया था, अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर देखो हम लेते थे डेल्टा HF -57.3, और उस पे बेस मैंने आपको क्वेश्चन भी करवा के दिखा दिया था, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का। अब देखो फॉर वीक एसिड जो हमारी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी, जो एंथैल्पी ऑफ, अरे अरे क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगी विल बी लेस देन, वो क्या होगी, कम होगी किससे, जो हमारी फिक्स्ड है -57.32 किलो जूल पर मोल से। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा मैंने क्यों लिख दिया, इसके पीछे रीजन तो कुछ ना कुछ होगा ना, ऐसे बेफालतू में तो मैंने नहीं लिखा होगा। तो हाँ इसके पीछे रीजन है, क्योंकि देखो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे थे उस केस में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में आपको पता है, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है। वो कौन होते हैं, जो 100% डिसोसिएट होते हैं या लगभग पूरा का पूरा डिसोसिएट हो जाता है, वो हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, है ना। वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड्स की भी बात ऐसी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे वीक एसिड है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो पूरे कभी भी डिसोसिएट होंगे ही नहीं, वो कभी भी पूरे डिसोसिएट होंगे ही नहीं। तो जब वो पूरे के पूरे डिसोसिएट होंगे ही नहीं तो उसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है वो भी तो कम होगी। तो वो क्या होगी, वो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू 57.32 से थोड़ी सी कम होगी। अब कितनी कम होगी वो आपको
दिया होगा क्वेश्चन में। इसका क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको एक बार समझा दूं। पहले आप ये देखो बस कि इस केस में याद रखो, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया है तो उस केस में फिक्स्ड है, आंख बंद करके 57.32। लेकिन जैसे ही वीक एसिड आया, चेंज क्या होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, कभी भी याद करो 57.32 से जो हमारी फिक्स्ड वैल्यू है उससे कम आएगी। अब क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको इस पे बेस्ड। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको जो भी क्वेश्चन करवाता हूं ना, आप यकीन मानो सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चंस आपके नीट में आते हैं। बस आपके पास दिक्कत पता है क्या आपके साथ, आप उसको करना नहीं चाहते, आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते। अब इस केस में देखो, what is the enthalpy of neutralization of acetic acid and sodium hydroxide solution if heat of ionization of acetic acid is 7.32। हाँ ये देखो, अब मैं आपको समझाऊंगा, देखो चीजें कैसे बदलती है। गिवन द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl and NaOH as this। ये तो हमें नहीं भी दिया होता तो हमें पता होता है। अब इस क्वेश्चन को जैसे ही मैंने पूरा पढ़ा तो मुझे रिएक्शन लिखनी होती है पहले, तो रिएक्शन लिख लेता हूँ। एसिटिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया यानी कि CH3COOH जो मैंने अभी दिखाया, और NaOH। ये रिएक्शंस लिखना आप सीख लो, ये सीख लोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। क्या बनता था, सोडियम एसिटेट यानी कि CH3COONA प्लस H2O, यही बनेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहां पर जो हम H पॉजिटिव और OH निगेटिव के लिए लेंगे, इसमें अगर मैं देखूं ध्यान से, इसमें अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने क्या बताया था कि जो आपका एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा डेल्टा एच, वो चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा कम होगा। वो कितना कम होगा, यहाँ पर देखो गिवन है सॉल्यूशन इफ हीट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ एसिडिक एसिड इज दिस। तो हमें क्या करना है, ये जो हमें हीट दी हुई है ना, एक्स्ट्रा हीट, ये इसमें से माइनस कर देनी है, बस ये इसमें से माइनस कर देनी है, तो वो उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यानी जो वैल्यू होगी ना वो ऐसे आएगी, देखो डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी हमारी 57.32 माइनस 7.32। अब देखो, तो जो हमारी वैल्यू थी ना 57.32 जो फिक्स थी, उसमें से हम 7.32 को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया, दोनों की वैल्यू माइनस में आती है, ये आ गया, ये तो सीधे सीधे 50 आ गया यार, एक मिनट, ये हो गया -50 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। बस वही किया, इसकी वैल्यू में से उसको माइनस कर दिया, यहाँ पर देख लो, तो ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। जल्दी बताओ क्लियर है कि नहीं है। तो अब आपको समझ गया कि वो वीक है, तो वो क्या होगा, उसका पूरा का पूरा आयनाइजेशन नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा डिसोसिएशन नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहती है, थोड़ी सी कम रहती है। तो उसको देखते हुए हमें चलना है, उसके साथ साथ हमें चलना है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मर्जी से कुछ भी कर दें, ठीक है। तो देखो एक एक चीज मैं आपको क्लियर करवाता जा रहा हूँ, एक एक चीज के ऊपर बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो चलते चलते एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है तो जल्दी से बता दो, ठीक है ना। एक बार रुकते हैं अब 2 मिनट के लिए। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट आ जाता है मेरा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अब एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, वैसे फ्यूजन आप जानते हो ना, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को फ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि कोई मेल्ट हो जाए, जैसे कि मैंने आइस क्यूब लिया, उसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया आधा घंटा 1 घंटा बाद, और मैं देखता हूँ कि वो मेल्ट हो जाता है, चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, चॉकलेट मेल्ट होती है ना। अरे बहुत सारी चॉकलेट ऐसी होती है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो फ्रीज में रहेगी तब तक तो ठीक है, जैसे ही मैं उसको फ्रीज के बाहर रखूंगा, फ्रीजर के बाहर रखते ही वो मेल्ट होने लगती है। और थोड़ी सी गर्मी ज्यादा हो जाए, जैसे गर्मियों के टाइम में 40-40 डिग्री टेम्परेचर चले आता है, तो बाहर रख दो तो चॉकलेट ऐसे ही मेल्ट हो जाती है, कोई भी चॉकलेट हो। तो ऐसा क्यों होता है, उसको हम बोलते हैं फ्यूजन।
यानी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में पहुंच जाना। फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है ना, तो फ्यूजन भी हमारा एक फिजिकल स्टेट है, एक तरीके से फिजिकल प्रोसेस ही है, केमिकल प्रोसेस नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है कि न्यू प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, इसमें सिर्फ क्या है उसकी एक फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। जैसे वाटर को हम जमा के चाहे तो बर्फ बना दे, बर्फ से दोबारा पानी बना ले, पानी को चाहे हम वाटर वेपर्स में कर लें गर्म करके, उसकी स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल नहीं। केमिकल चेंज कब होगा? जब उसमें कुछ रिएक्शन हो, कुछ नए सब्सटेंस फॉर्म हो। इस केस में वो चीज नहीं है, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेते हैं। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वही कि जो एंथैल्पी चेंज होगी किस प्रोसेस में? फ्यूजन के प्रोसेस में। फ्यूजन आपको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, यानी कि क्या है? सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। यहां पर बोल रहे हैं कि 1 मोल सॉलिड का अपनी लिक्विड स्टेट में चेंज होने पर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। अब इसमें से क्वेश्चन तो कभी भी नहीं आता है, लेकिन मैं आपको फिर भी समझा रहा हूं कि ये चीजें होती क्या है, टर्म्स क्या है, ठीक है ना। छोटी छोटी टर्म्स है, वो आप समझ लो। जैसे H2O सॉलिड से लिक्विड में गया, तो उसका जो डेल्टा फ्यूजन है H0 हो जाएगा, वो इतना हो जाएगा। कुछ कुछ वैल्यूज आप याद कर सकते हो, जैसे वाटर के केस में आप याद कर लो कि वाटर के लिए डेल्टा फ्यूजन H0 कितना होता है, जब वो मतलब एक तरीके से सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, यानी बर्फ से, वही वाला एग्जांपल, बर्फ से पानी बन रहा है, तो उस केस में डेल्टा फ्यूजन H0 इतना होता है। कुछ कुछ वैल्यूज आप याद कर सकते हो। और एक चीज और थी कि यहाँ पर देखो, ये हमारा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक पता है ना, जहाँ हीट इवॉल्व होती है। एक्सोथर्मिक उसका उल्टा, जहां पर हीट रिलीज होती है। यहाँ पर हीट रिलीज नहीं हो रही, यहाँ पर हीट इवॉल्व हो रही है। क्यों? जैसे एग्जांपल लो बर्फ का ही, तो बर्फ क्या है? पिघलते वक्त उसको क्या चाहिए होगी? हीट चाहिए होगी। उसको हीट चाहिए होगी, बिना हीट के तो वो नहीं पिघलेगा। तो और जिसको हीट चाहिए होती है, जो हीट लेता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और जो हीट निकालता है उसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। जल्दी बताओ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या बोलता है? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन सीधी सी बात है, वेपराइजेशन प्रोसेस क्या होता है? लिक्विड से वेपर्स में चेंज हो जाना, बस यही होता है। जैसे वाटर वेपर्स, अरे आपने देखा है ना, पानी को गर्म करो, कभी बॉईल करो, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। जैसे ही हीट देते 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 उसका टेम्परेचर 100 डिग्री से ऊपर पहुंचेगा, वो बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बॉईल होके वो वाटर वेपर्स बनाता है। अरे जल्दी से याद करो, होता है कि नहीं होता? वैसे एक प्रोसेस इसमें एवोपरेशन का भी आता है, लेकिन यहाँ बात हम वेपराइजेशन की कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ वेपराइजेशन की, ठीक है ना। अब देखो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कहता है कि जो एंथैल्पी चेंज होगी जब हमारा लिक्विड, 1 मोल लिक्विड वेपर्स में चेंज होगा, उसमें हम उसको क्या बोलेंगे? उसमें हम उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। वहां बात हुई थी मेल्टिंग पॉइंट की, यहाँ बात होगी बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। एक बार पढ़वा देता हूं मैं आपको क्या लिखा है यहाँ पर। तो देखो, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल of a liquid is completely converted into its vapors as its melting point। और ये कैसा प्रोसेस है? इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हीट क्या है? इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, हीट लेनी पड़ रही है। अब देखो यहाँ पर H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा है, ठीक है। H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा है। अब डेल्टा वेपर से H0 क्या हो जाएगा इसके लिए? 40.7 किलो जूल पर मोल। उसके लिए भी हमने देख लिया था, ठीक है, उसके लिए 6 होता था, यहाँ पर 40.79 है, या 40.8 भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये कुछ कुछ मतलब जैसे वाटर के लिए ही मैं आपको याद करवा रहा हूँ, ये भी मैंने वाटर के लिए याद करा दिया है। तो वाटर के केस में आप याद कर सकते हो एक आध का, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है? जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस बोलता है। अच्छा, हमने वो पढ़ा था ना, मतलब क्लास 9th में पढ़ा आपने या 10th में पढ़ा, सेपरेशन टेक्निक्स में आपने पढ़ा था। सब्लिमेशन यूज करते हैं ना, सॉलिड्स को डायरेक्टली गैस में चेंज करके सब्लिमेशन करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजों का आपने पढ़ा ही होगा, आप भूल गए होंगे, मैं अब 9th 10th में नहीं जाना चाह रहा हूँ। लेकिन सिंपली सब्लिमेशन प्रोसेस आपको पता ही है कि मतलब जब हमारा सॉलिड डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए, डायरेक्टली जब वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाए, उसको हम बोलते हैं क्या? सब्लिमेशन। जैसे कपूर आपने देखा होगा ना, कपूर चेंज हो जाता है ना एकदम गैसियस में, वो लिक्विड में नहीं आता, वो डायरेक्टली सॉलिड होता है। गोली देखी होगी, कपूर की गोली है ना, वो डायरेक्टली क्या है? वो डायरेक्टली चेंज हो रहा है किसमें? गैसियस फॉर्म में। अब देखो, ये हो गया मेरा सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। क्या हो गया? सब्लिमेशन प्रोसेस।
अब सब्लिमेशन में यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जिसकी हम बात करेंगे, ये हमारा क्या होता है, ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट चाहिए होती है, लेकिन इसमें होता क्या है, एक मोल सॉलिड जब डायरेक्टली बिना लिक्विड में चेंज हुए वेपर फॉर्म में जाता है तो उसमें हम बोलते हैं उसको सब्लिम एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अब इसमें एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है जिसको हम सब्लिमेशन टेम्परेचर बोलते हैं, उससे भी एक आध लाइन की क्वेश्चन आ जाता है, इसमें नहीं आएगा नीट में, लेकिन अगर आप क्लास 11th में दे रहे हो तो आ जाता है, आपसे पूछ लेता है एंथैल्पी सब्लिमेशन टेम्परेचर क्या है, तो आपको पता है ना कि जो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन आपने पढ़ा है उसी से आपको समझ में आ जाता है कि एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स एट सब्लिमेशन टेम्परेचर, तो यहाँ सब्लिमेशन टेम्परेचर आता है, ठीक है। अब ये पढ़ लो एक बार, enthalpy change when 1 mole of a solid is directly converted into vapors at sublimation temperature। अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हमने ड्राई आइस वाला, CO2 सॉलिड था, CO2 सॉलिड लेके मैंने उसको डायरेक्टली गैस में, वैसे गैस में ही होता है CO2, लेकिन मैंने CO2 सॉलिड फॉर्म वाला ले रखा था। इसको वैसे हम दोनों तरफ कर सकते हैं, ये हम सब्लिमेशन के अलावा डिपोजिशन में भी पढ़ते थे, CO2 गैस को सॉलिड में चेंज करते थे, सॉलिड और सॉलिड को गैस में, तो इस केस में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये कौन सा प्रोसेस है, सब्लिमेशन है। अब इसका डेल्टा एच सब्लिमेशन इतना दिया हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ सकते हो कि एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, ठीक है ना, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, कि ये चीजें आपको क्या है ना, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप इजीली समझ सकते हो, इसको आप जैसे ही आसान भाषा में समझ लोगे आपका काम हो गया, इससे ज्यादा आपको नहीं करना था। मैं ये कभी नहीं कहता आप रटो, रटने से बेटर है आप उसको याद करने के लिए इजी वे ढूंढो, वो ज्यादा अच्छा है ना, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि एटमाइजेशन होता क्या है, एटमाइजेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, आपने पढ़ा होगा गैसियस एटम के बारे में कि जब हमारा कोई सब्सटेंस चेंज होता था गैसियस एटम में तब हम एटमाइजेशन की बात करते थे, तो यहाँ पर वही है एंथैल्पी चेंज, जब हमारा एक मोल सब्सटेंस, कोई भी एक मोल सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है, अपने गैसियस एटम में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि बॉन्ड ब्रेक्स हो रहे होंगे, वो वाला सीन आ रहा है यहाँ पर, वो वाला सीन, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इसके अंदर दो पार्ट है, एक होता है हमारा बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उससे क्वेश्चन आता है, एक है मीन बॉन्ड एंथैल्पी, मीन बॉन्ड से क्वेश्चन नहीं आता है, मेन आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे क्वेश्चंस आए हैं तो ये मैं आपको जरूर करवाऊंगा। पहले आप ये पढ़ो, enthalpy change when 1 mole of substance converts into gaseous atoms, तो वो हमारा हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अब इसमें आता है एक पार्ट बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी का, जिसको हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, फर्स्ट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सेकंड मीन बॉन्ड एंथैल्पी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी में सबसे मेनली हम पढ़ते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये वाला पार्ट तो आपको अच्छे से आना चाहिए, ये निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूँ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की पहले बात करते हैं, सिंपल सी बात है, डिसोसिएशन का मतलब क्या है, डिसोसिएट कर रहे हैं मतलब तोड़ रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो यानी कि जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी किसी एक सब्सटेंस में से या फिर किसी एक कंपाउंड के, उसमें बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड को आपस में तोड़ने के लिए, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यहाँ पर देखो जैसे H2 है, H2 लिखा है, अब ये H ऐसे बॉन्ड होगा, ठीक है। अब इसको अगर मैं 2 हाइड्रोजन ऐसे लिख दूं तो बॉन्ड ब्रेक हो गया ना इसके बीच का, ये देखो ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ा ना। अच्छा मैं आपको एक बेसिक से समझाता हूँ एक चीज, ये बताओ जैसे कभी भी एक है सब्सटेंस, एक कंपाउंड है AB, अब इसके बीच में ऐसे बॉन्ड है, अब जैसे हम इसको तोड़ते हैं, एक तो है ये फ्री रेडिकल टूटे, फ्री रेडिकली टूटे, यानी कि होमोलिटिक, यानी कि क्या होगा, होमोलिटिक फिजन होगा, ठीक है ना, और एक होता है हेट्रोलिटिक, एक होता है हेट्रोलिटिक फिजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाए, ये होता है हमारा हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन आपने पढ़ा होगा, अगर आपका जीओसी स्टार्ट हो गया होगा तो आपने पढ़ ही लिया होगा वैसे तो, कि होमोलिटिक फिजन क्या होता है, हेट्रोलिटिक फिजन क्या होता है, होमोलिटिक फ्री रेडिकल वाला, हेट्रोलिटिक कैटायन और एनायन वाला। तो आपने देखा होगा
किसको तोड़ना ज्यादा आसान है, किसको तोड़ना ज्यादा मुश्किल है? पहले मुश्किल की बात करते हैं। इन दोनों में से ये बताओ किस वाले बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, सबसे आसान? सिंपल सी बात है यार, जो आराम से टूट जाए, जो जिसके लिए ज्यादा एनर्जी ना यूज खर्च करनी पड़े, वो जल्दी टूट जाएगा। अब देखो, जो हमारे पॉजिटिव और निगेटिव वाले हैं, यानी कि जिस पे कैटायन निगेटिव कैटायन एनायन आ रहा है, वो क्या है, वो स्ट्रांग होंगे, उसको तोड़ना हार्ड होगा, उसको तोड़ना क्या होगा, हार्ड होगा। उसको तोड़ना हार्ड होगा क्यों? क्योंकि उसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स है। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये आपस में क्या लगा रहे हैं, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा इसके बीच में। तो इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जो हेट्रोलिटिक फिजन वाले हैं, उसको तो तोड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन होमोलिटिक वाले आराम से टूट जाएंगे, क्योंकि फ्री रेडिकल है। ये क्या कहेंगे, ये भी कहेगा कि ठीक है मैं टूट जाता हूँ, ये भी कहेगा मैं टूट जाता हूँ, दोनों बराबर बराबर टूट जाएंगे। तो तो होमोलिटिक वाले को तोड़ना ज्यादा इजी होगा। तो इसी के लिए बेसिकली हम बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एक फॉर्मूला है, ये हम बेसिकली यूज करते हैं किसके लिए, होमोलिटिक के लिए। जो हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, सॉरी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड। अब आप कहोगे ये क्या लिख रहा हूं मैं, और इसका समीशन लेते हैं, इसका समीशन लेते हैं। मतलब अगर दो रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट का लेना होगा, दो प्रोडक्ट है तो दोनों का लेना होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अलग अलग लिख लो, ठीक है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो सिंपल सी बात है। सपोज करो ये रिएक्शन लिखी है, ए बी प्लस सी गिव्स ए सी प्लस डी, इस टाइप से लिखा है। तो हम दोनों रिएक्टेंट को देखेंगे, दोनों प्रोडक्ट साइड को देखेंगे। प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा होगा, बॉन्ड बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है? और रिएक्टेंट साइड में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, रिएक्टेंट साइड में बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखता, सपोज करो ए प्लस बी, और इजी करता हूं, गिव्स ए बी, या छोड़ो, ऐसे ऐसे मजा नहीं आ रहा, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझा दूंगा। वैसे कोई एग्जाम्पल अभी होगा ही अपने पास, क्वेश्चन के थ्रू ही समझाता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा, ये ज्यादा बेटर है। मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा दूं, वो बेटर है, क्योंकि आपको एट दी एंड एग्जाम में करना क्या है, क्वेश्चन ही करना है ना। एट दी एंड क्या करना है, क्वेश्चन होना चाहिए। क्वेश्चन हो रहा है इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है इसका मतलब तैयारी अच्छी नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है ना? बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी गिवन ए एच नॉट ऑफ N2H इज गिवन। अच्छा, मतलब मुझे ये निकालनी है, मुझे इसकी बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन मुझे गिवन क्या क्या है, NN के लिए 159 किलो जूल पर मोल है, HH के लिए ये है, और NH के लिए इतना है, और N डबल बॉन्ड N तो होता भी नहीं है, N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। ये कुछ मिस प्रिंटिंग है, इसको मैं ठीक करता हूँ, रुको। अब ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, अब सही है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन है, ये सब वैल्यूज मुझे गिवन है। इसको मैं दोबारा क्यों लिखूं, NN के लिए गिवन है, ठीक है ना, HH के लिए गिवन है, और फिर N ट्रिपल बॉन्ड N के लिए गिवन है, NH के लिए गिवन है। अब इससे कुछ समझ नहीं आ रहा, आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ना धीरे से। पहले हमें देखना है, हमें निकालना है किसके लिए, N2H4 है। ये देखो यहाँ पर भी मिस प्रिंटिंग है, ये N2H4 होगा। N2H तो बन ही नहीं सकता, N2H4 बनेगा ना। तो मुझे निकालना है N2H4 के लिए। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ठीक करवा देता हूँ। तो देखो इसकी रिएक्शन कैसी हुई होगी, पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर N2 प्लस H2 रिएक्ट हुए होंगे, और N2H4 बना होगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो बैलेंस करने के लिए क्या करो, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, मतलब नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बना, N2H4, ठीक है? हाइड्रोजन एक तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या होगा इस केस में, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, मतलब नाइट्रोजन आपस में NN का ट्रिपल बॉन्ड होगा। N2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन में, इसको हटाओ, इसका मतलब होगा, इसका मतलब होगा हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड। इसमें देखो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम देखें ध्यान से, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये इस टाइप से होगा। अगर कुछ इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होंगी, तो देखो यहाँ पर NH बॉन्ड की भी बात हो रही है, यहाँ पर NH बॉन्ड की बात हो रही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसकी बात नहीं हो रही है। तो इसका कुछ इस टाइप से होगा, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है।
हमें मतलब क्या है, हमें तो बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, जो कि क्या कहता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट साइड माइनस समीशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड। अब देखो, पहले मैं पूरे रिएक्टेंट साइड का निकालूंगा, फिर मैं प्रोडक्ट साइड का निकालूंगा डायरेक्टली। अब ये डायरेक्टली कैसे होगा, देखो रिएक्टेंट साइड में क्या है, N2 और H2 है, तो मुझे N2 और H2O के लिए पहले बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालनी होगी। पहले बात करते हैं N2 के लिए। तो N2 के केस में देखो, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होगा जो कि ब्रेक हो रहा होगा। तो इसके लिए कितनी एनर्जी गिवन है, 941 गिवन है। कितनी, 941 गिवन है। ठीक है ना, एक नाइट्रोजन के लिए है, यहाँ पर एक ही है ना, तो एक नाइट्रोजन के लिए इतनी हो गई। प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन के लिए कितनी गिवन है, 436 गिवन है। कितनी गिवन है, 436 गिवन है। लेकिन हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, यहाँ पर 2s2 लिखा है ना, अगर 1s2 होता तो हम ये डायरेक्टली लिखते, लेकिन यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जल्दी बताओ, यहाँ बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट की क्लियर हुई, कैसे निकाली। मैंने सिर्फ क्या देखा, N2 और H2। ठीक है, पहले मैंने N2 के लिए देखा, N2 में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये वाली इस वैल्यू इसकी लिख दी। हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड, तो यहाँ पर दी हुई थी 436। अब क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए थे तो 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में सिर्फ ये है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ ये है, और तो कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पर देखो, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई थी उसमें हमने साफ देखा था, जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। एक तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में फॉर्म हो रहा है, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। यहाँ से देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दो फॉर्म, यहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में दो फॉर्म, तो 4 NH बॉन्ड फॉर्म हुए। कितने, 4 NH बॉन्ड। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हुआ, एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर एक NN बॉन्ड फॉर्म हुआ और 4 NH बॉन्ड फॉर्म हुए। तो इसी को हम लिखेंगे। अब देखो, सबसे पहले NN का एक लिख लेंगे, 159 प्लस, और NH का है 398। लेकिन कितने हो रहे हैं फॉर्म, फॉर्म कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। इस टाइप से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसकी कैलकुलेशन करो जल्दी से, ये कैलकुलेशन का काम मैं आप पे छोड़ता हूँ, जल्दी करो जल्दी, 5 मिनट ही है। ले रो, हम रुको, थोड़ा सा कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा। यहाँ पर देखो, मेरे थोड़ी सी कैलकुलेशन वीक है, कोई दिक्कत नहीं। 436 × 2 कर रहे हैं, तो ये कितना आ रहा है, 872 आ रहा है। और 941 में इसको रख ही लेते हैं, इसको रख के चलते हैं। ठीक है, ये आ गया कितना, 872। 872 प्लस ये 941 माइनस ये 159, और ये कितना आ जाएगा, 398 × 4। 398 × 4, ये आ गया 1592। अब इस पूरे को अगर मैं कैलकुलेट करूं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 941 प्लस 872, ये हो गया कितना, 1813। ये कितना हो गया, 1813। प्लस वाला हो गया 1813, माइनस वाला देखूंगा अगर, तो ये हो गया 159 प्लस 1592, ये आ गया 1751। ये कितना आ गया सॉल्व करके, इसमें से इतना माइनस करेंगे तो 62 किलो जूल पर मोल। ठीक है ना, तो इस टाइप से हम इसको निकाल देंगे। जल्दी से चेक करो इसको, ठीक है कि नहीं, सही है ना, दिक्कत, अरे दिक्कत हो रहा है क्या। ठीक है, तो कैसे किया हमने, एक और बार देख लेते हैं। देखो, पहले मुझे बताना था N2H4 के लिए, तो देखो यहाँ पर N2 और H2 मिलके कितना बना रहे हैं, N2H4, यानी कि एक नाइट्रोजन और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल।
ठीक है, अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है बॉन्ड एनर्जी का, बॉन्ड एनर्जी ऑफ समीशन रिएक्टेंट साइड माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ समीशन प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट साइड में थे ये दोनों। अब देखो N2 मतलब N ट्रिपल बॉन्ड N, तो एक ही है, एक ही मॉलिक्यूल है ना, तो इसके लिए ये पूरी वैल्यू लिख दी 941। और दूसरा था हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए HH, तो यहाँ 436 दिया हुआ था वो लिया। अब यहाँ पर दो मॉलिक्यूल थे तो दो से मल्टीप्लाई किया, ये वही रिएक्टेंट साइड। माइनस प्रोडक्ट साइड के लिए क्या किया, ये देखो इसकी स्ट्रक्चर बनाई, तो मैंने देखा यहाँ चार NH बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो चार NH बॉन्ड बन रहे हैं, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में भी तो बॉन्ड बन रहा है एक, तो ये ले लिया। तो देखो दोनों की वैल्यू गिवन थी, ये ऊपर वाली साइड से यहाँ से और एक NH की यहाँ से। अब इसमें यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुटअप की और सॉल्व कर दिया। जल्दी देखो फटाफट से, समझ आया कि नहीं। इस टाइप के इस पे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अपना बॉर्न हैबर साइकिल ऑफ NaCl। इसमें देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, ठीक है, बॉर्न हैबर साइकिल में से क्वेश्चन आए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं आपको समझा देता हूँ, समझा जरूर देता हूँ कि इसमें से कैसे आपको समझना है। इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप खुद से भी देख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एक क्वेश्चन करवाया जाए। मैंने कहा था ना कि हमें जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, वीडियो को लंबा नहीं करना है, इसीलिए आज मैंने ज्यादा आपसे बातचीत भी नहीं की, टाइम वेस्ट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे जल्दी से इस वीडियो को कंप्लीट करना था। अब देखो बॉर्न हैबर साइकिल का मतलब है सोडियम प्लस क्लोरीन, इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है सोडियम क्लोराइड NaCl। बच्चे बच्चे को ये चीज पता है, ठीक है। तो Na प्लस हाफ Cl2 किया, बना NaCl। आपने का बिल्कुल समझ आ गया। अब इसके लिए तो मैं डेल्टा H फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, लेकिन हमने एक प्रोसेस पढ़ा था है स्लो, चाहे वो डायरेक्टली कोई रिएक्शन हो रही हो या फिर वो घुमा फिरा के हो रही हो, हम उसमें क्या करते थे, सबको ऐड कर देते थे उसकी एंथैल्पीज को। यहाँ पर भी वही वाला सीन है। अब देखो अगर मैं इस साइकिल को घुमा दूं, जैसे Na को मैं Na गैस पे ले जाऊं, Na सॉलिड होता है ना, सोडियम सॉलिड होता है, ऑब्वियस सी बात है यार, मेटल है ना, सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर मैं इसको गैस फॉर्म में चेंज करूं, तो देखो सॉलिड गैस में चेंज होगा मतलब उसका सब्लिमेशन होगा। तो यहाँ पर देखो डेल्टा एच सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, इसका डेल्टा एच सब्लिमेशन हो जाएगा 108 किलो जूल पर मोल, ये आता है, सपोज करो ये इतना आता है, ठीक है, गिवन है। अब ये गैस से मैं इसको आयनाइज्ड फॉर्म में ले जाऊं, क्योंकि गैस आयनाइज्ड गैस फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे आयनाइजेशन एनर्जी लगती है। आयनाइजेशन एनर्जी की क्या कहते हैं डेफिनेशन ही क्या होती है कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है गैसीय स्टेट में, तो उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तभी Na पॉजिटिव बना ना, तो यहाँ पर इसकी डेल्टा एच नॉट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इतनी है, ठीक है। अब क्लोरीन के केस में देखो, ये तो सोडियम का केस हो गया, यहाँ पर देखो इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने में, वो होगी 122 किलो जूल पर मोल, जो गिवन है। फिर ये बन जाएगा क्या, Cl, ये टूट के क्या बन गया, क्लोरीन गैस, Cl गैस पे आ गया, ठीक है। अब यहां से अगर इसको Cl को Cl निगेटिव पे जाना है तो क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा। आपको पता है ना Na पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है, ये एनायन बनाता है, तो इसने एनायन में चेंज हुआ। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया ना, तभी माइनस चार्ज आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लिया यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसमें इसको कौन सी एनर्जी चाहिए होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो डेल्टा एच नॉट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी हो गई -349 किलो जूल पर मोल। लास्ट बट नॉट लीस्ट NaCl के केस में देखो डेल्टा LeH नॉट, ये होती है आपकी लेटेस्ट एंथैल्पी, जो आपको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने के लिए, ठीक है ना, वो मतलब इसके लिए जो टोटल है NaCl के लिए। अब बॉर्न हैबर साइकिल क्या कह रही है, बॉर्न हैबर साइकिल का मतलब ये है कि जो हमारी नेट एंथैल्पी चेंज होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में या किसी भी प्रोसेस में, वो क्या होती है, हमेशा सेम होती है, चाहे कितने भी स्टेप ले लो। अब यहां पर देखो मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकता था, लेकिन अगर मैंने इतने सारे स्टेप लिए, हालांकि ये बेकार की चीज है, आप भी सोच रहे होंगे यार जो काम आसानी से हो रहा है उसको हम मुश्किल क्यों बनाए, बट क्योंकि अपने सिलेबस में दिया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बॉर्न हैबर साइकिल का मतलब यही है, कितने भी प्रोसेस लेंगे उसको हम ऐड कर देंगे, जैसे इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो देखो होगा क्या, 108 क्या आया था हमारा डेल्टा समीशन, प्लस आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए कितनी थी 496, वो भी ऐड कर दी, और 122 किसके लिए थी, डेल्टा एच बॉन्ड एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सब हमने ऐड कर दी, ये सारी की सारी वैल्यूज हमने क्या करी, ऐड कर दी, और लेटेस्ट एंथैल्पी भी। तो वो पांचों वैल्यूज जो आई थी हमारी इधर, यहाँ ध्यान से देखो 1 2 3 4 5, इन सबको हमने ऐड कर दिया, इन सबको हमने ऐड कर दिया, और जैसे ही हमने इन सबको ऐड किया हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन मिल गया, हमें डेल्टा एच फॉर्मेशन
मिल गया। तो यहां से जो डायरेक्टली भी डेल्टा एच फॉर्मेशन आ रहा था, या इस पूरी साइकिल को देखते हुए जो हमारा डेल्टा एच फॉर्मेशन आया, वो सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। ठीक है, बस ये ही हमारा बॉर्न हेबर साइकिल बताता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला टॉपिक, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मेन मेन टॉपिक कौन से थे? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन था, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी था। इससे पहले जो कल किया था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, या फिर हैस्लो से क्वेश्चन आता है, ये मैं आपको बता दूं। बॉन्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो बस आज के लिए बस इतना ही। तो ये चैप्टर मेरे हिसाब से हो गया है कंप्लीट। कुछ अगर इसमें पार्ट रह जाता है तो थोड़ा सा पार्ट आपको खुद भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि अब आप देखो, आप नीट एस्पिरेंट हो। मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करता हूं? मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि कम से कम आप खुद के लिए तो सीरियस होंगे, किसी और के लिए हो या ना हो एक अलग बात है। ठीक है, किसी और के लिए हो के आपको कोई फायदा भी नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम आप खुद के लिए तो सीरियस हो सकते हो। तो अब वो टाइम आ गया है दोस्त कि आप सीरियस हो जाओ। अब वो टाइम आ गया है। अब नहीं होगा कमबैक तो फिर कभी नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। कमबैक करना है तो अभी करो, अभी के अभी करो। इससे बढ़िया टाइम आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा कमबैक का। ठीक है ना? तो जो भी है आप अपना देख लो अपने हिसाब से, और मैं आपको करवाता रहूंगा। थर्मोकेमिस्ट्री के बाद आप कमेंट करके बताएं कि कौन से चैप्टर पे आप दोबारा से, ये जो हमारी जो नीट वन ईयर सीरीज चल रही है, कौन से चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं, वो आप मेरे को एक बार बता देना कमेंट में लिख के। या फिर आप कुछ और चाहते हो, कुछ और सजेशन अच्छा हमें देना चाहते हो कुछ और, तो वो भी आप दे सकते हो। मैंने आपको रोका थोड़ी है, आप दो। आपका अगर सजेशन हमें अच्छा लगा तो मैं गारंटी से कह रहा हूं, गारंटी से, कि हम उस पर जरूर वर्क करेंगे। हम उस पर 101% वर्क करेंगे और ट्राई करेंगे कि आपके जो मतलब विश्वास है उसके ऊपर खड़े उतरें। है ना? लेकिन आपका जो सजेशन होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए, सजेशन खराब नहीं होना चाहिए, वो आप देखो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए एक चीज और, नोट्स बना लो। सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ ना, कॉपी पेन लेके बैठो। मैं आपको हमेशा से बता रहा हूँ, अब 11th के एग्जाम भी आने वाले हैं, और नीट के लिए तो आप तैयारी कर ही रहे हो, प्रिपरेशन कर ही रहे हो। नोट्स जरूर बनाओ। एक चीज मैं आपको जरूर बोलूंगा, नोट्स नहीं बनाओगे दिक्कत आपकी है, किसी और की दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाओ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून विद अस।